अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ शाहज़ेब अफ़शार साहब जो सीनियर वकील हैं और पीटीआई के लॉयर्स में इनका नाम है बड़ा। साउथ पंजाब के सदर हैं। इनसे हम बात करेंगे आज चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से। आर्मी चीफ़ जो है का तानीयाती का जो मामला है वो रोज़ बरोज़ जो है ताख़ीर का शिकार हो रहा है, तो इस हवाले से बात करेंगे क्या मामला है। वकला हैं, साफ ज़ाहिर है सीनियर वकला हैं, इनको पूरी नज़र है सियासत पे। इस हवाले से बात अस्सलाम वालेकुम। इसमें अर्ज़ ये है कि ये हर 3 साल के बाद जो है, वो ये आर्मी चीफ़ की या तो एक्सटेंशन का मामला आ जाता है या अपॉइंटमेंट का मामला आ जाता है। और ये मामला जो है, ये आर्मी को सियासत में धकेले रखता है। ये तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी चाहिए और जिस तरह से अपना चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक तरीक़ाकार मुतय्यन कर दिया गया कि जो सीनियर जज है उसने जो है वो चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसने बनना है। इसी तरह से आर्मी का भी एक कानून में तरमीम करके ये एक तरीक़ाकार बन जाए कि जो सीनियर जर्नैल होगा वो अपने टाइम के ऊपर जाकर जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन जाएगा। ये क्योंकि ये इन्होंने वज़ीर आज़म को ये इस्तेकाक दिया हुआ है और फिर वज़ीर आज़म क्योंकि सियासी गवर्नमेंट का जो हेड होता है, तो ये आर्मी चीफ या जर्नैल जो होते हैं ये अपनी एक्सटेंशन या अपॉइंटमेंट के हवाले से ये मुल्क की सियासत को तबाह बर्बाद कर देते हैं। और अब आपने ये जो लास्ट टाइम रजीम चेंज का जो ऑपरेशन हुआ, तो ये भी इसी की कहानी थी कि जनरल बाजवा साहब ने अपनी दूसरी दफ़ा एक्सटेंशन को मैच्योर करने के लिए उन्होंने इस मुल्क की मईशत के साथ ये जुल्म किया कि आज आप देखें कि मईशत कहाँ पर चली गई। इसमें पाकिस्तान की अवाम का क्या कसूर है? आप इस तरीक़ाकार को बदलें। आर्मी का जो आईएसपीआर का जर्नल 20 दफ़ा आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि जी उसका आर्मी का सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। ये बात उस वक़्त तक तस्लीम नहीं की जा सकती जब तक तरीक़ाकार को तब्दील नहीं किया जाएगा। जब तक आर्मी के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन या अपॉइंटमेंट वज़ीर आज़म के हाथ में ये इख्तियार रहेगा, आर्मी कभी भी अपने आप को सियासत से अलहदा नहीं कर सकती। ये इस तारीख़ का, इस मुल्क का सबसे बड़ा झूठ होगा ये। ठीक है ना? आर्मी जो है वो जर्नल वो अपने एक्सटेंशन और अपॉइंटमेंट के लिए इस मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद करते हैं। तो मेरा जो है वो जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हमारे सियासतदान हैं और जो हुकूमत है उनको चाहिए कि इस इदारे को बिल्कुल आज़ाद कर दें। इसका एक तरीक़ाकार मुरतब कर दें कि ताकि ये सियासत से हटें और मुल्क जो है वो उसकी मौशी बका मुमकिन हो सके। थैंक यू। सर, जैसे ये गवर्नमेंट जो है इन्वॉल्व है, वज़ीर आज़म, तो इस हवाले से हिज़्ब इख्तिलाफ़ का कोई बंदा या कोई राय नहीं दे सकता? जैसे इमरान खान साहब का भी राय लेके अगर एक अपना मिल के काम करके अगर कोई आर्मी चीफ मुंतखब करें, तो इस हवाले से। ये तो देखें, पाकिस्तान के हर शहरी को पता है कि इस वक्त जो हुकूमत बैठी है वो किसी तौर पर भी आज़ाद नहीं है। जो हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म है वो तो खुद फैसला करने की पोजीशन में नहीं है। उसे एक तरफ आर्मी को देखना है तो दूसरी तरफ उसको अपने उस बड़े भाई चोर को देखना है कि वो इस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के अपॉइंटमेंट की आड़ में वो अपनी करप्शन को और अपनी नाअहली को जो है वो ख़त्म करवा के और वो पाकिस्तान की सियासत में फ़ाल होना चाहता है। और जो हुकूमत में इस वक्त वज़ीर आज़म जो भाई बैठा है उसकी जान सूली पे अटकी हुई है कि वो ना आर्मी को नाराज़ करने की पोजीशन में है कि सारी ज़िंदगी बूट पॉलिश करके वो उसने ये वज़ीर आज़म का ओहदा हासिल किया, और ना वो बड़े भाई को इनकार करने की पोजीशन में है। ये जो असल में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के अपॉइंटमेंट का मामला आर्मी का और लंदन में है, ये तय हो रहा है। यहाँ पर जो मौजूदा रजीम चेंज गवर्नमेंट बैठी है इसका तो कोई किरदार ही नहीं है और ना ये अपनी आज़ाद मर्जी से ये कर सकते हैं। इमरान खान साहब क्योंकि उनके साथ अवाम की तायद है, करोड़ों लोगों का उनके साथ तायद है, तो वो एक आज़ाद फैसला करने की सलाहियत रखते हैं। इस वक्त 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वो तो
آزادانہ طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور اس رائے پر عمل بھی کرنے کی پوزیشن رکھتے ہیں. باقی آپ یہ موجودہ رجیم چینج گورنمنٹ سے اگر یہ کہ وہ توقع رکھیں کہ جی یہ کوئی آزاد فیصلہ کر دے گی، اس کے ہاتھ میں آزاد فیصلہ ہے ہی نہیں. یہ یا لندن اور آرمی کے درمیان جو بھی سیٹل ہو جائے گا وہی فیصلہ اس میں آنا ہے، اور اسی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے. یہ آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ جو ہے روز بروز جو ہے زور پکڑتا جا رہا ہے، خاص طور پہ میڈیا میں. تو سینئر وکیل ہائی کورٹ جناب نفیس انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی رائے لیں گے. یہ قانونی طور پہ یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ کیسے تعیناتی کی جاتی ہے چیف آف آرمی سٹاف کی. اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. جی سر، السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیب چینل کا شکریہ اور خوش آمدید ملتان کے لیے. صورتحال یہ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا 6 ماہ سے ایک ایسا بحران پیدا کیا جا رہا ہے، اور وہ اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ مست رکھو فکر و ذکر صبح گاہی میں سے. مقصد یہ ہے کہ عمران خان نے خصوصی طور پر جو ایک مہم چلائی ہے، جہاں سے انہوں نے ابتدا شروع کی، فوج کو جس طرح رکیدہ، جس طرح سربراہان کو اور جنرلز کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نیوٹرل نہ ہوں. نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں ہمت ہے ہماری افواج پاکستان کی، جس کو ہر پاکستان عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ ہماری اندرونی اور بیرونی جتنے بھی خطرات ہیں، جب بھی وقت آیا پاک فوج نے یکجا ہو کر، عوام نے ان کا بھی ساتھ دیا. آپ 65 کی جنگ دیکھ لیں، اس کے بعد 71 کی دیکھیں، آپ جب بھی 1949 کا مسئلہ دیکھیں کشمیر پر، تو اس کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. میری نظر میں اس نے اپنی ذاتی لیے اور ذاتی اپنے اس نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے فوج کو نشانہ بنایا. حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ 2018 والا الیکشن جس کو یہ وزیر اعظم بنایا گیا ہے، اس کی 23 سیٹیں کم تھیں، اور وہ 23 سیٹیں دلوائی گئیں. ایک جنوبی پنجاب کے ایک انہوں نے بنایا گیا ایفیڈیوٹ لیا کہ 100 اقرار نامہ لکھا گیا کہ میں 100 دن کے بعد یہ جو ہے آپ کو جنوبی پنجاب کو ایک وسیب، اس وسیب کو ایک علیحدہ صوبہ دوں گا، جو کہ آج تک تو تکمیل ہے آپ کے سامنے. انہوں نے جس طرح کیا، اور اس میں ایک جس کا ایک کردار کا بھی نام ہوتا ہے جنرل کا، سوٹا جٹ آگے آئے جو آپ کے جنرل سے ڈی جی آئی، ان کے حوالے سے وہ بھی نام آتا ہے کہ انہوں نے سب کیا. اور اب ان کا اعتراف گناہ ہے کہ سب کچھ میں جو کچھ کرتا رہا ہوں، جو کچھ ہوتا رہا ہے، وہ میں اس میں بالکل میرا کوئی اختیار نہیں تھا. سب کچھ وہ کرتے تھے، میں چپ کر کے ربڑ ٹائم تھا. میں تو اس وقت تک بس تھا کہ جب کوئی بھی بل پاس ہوتا تھا تو ہمارے اتحادی ناراض ہو جاتے تھے. ان کو میں کہتا تھا تو وہ لا آ کے زبردستی اسمبلی میں لے کے آتے تھے، اور ان کے سامنے سب کچھ. ایک آدمی ایسا نکارا جس کو 3.5 سال برداشت کیا ہے، اور بعد میں آ کر وہ ہیرو بننے کی کوشش کا ہے، اس کا نہ ہم مانیں گے نہ کوئی عوام مانے گی. یہ تو وقت آئے گا تو بتائیں گے وہاں کیا ہوا ہے. آپ کے سامنے یہ عنصر ہے. اب آ گیا چونکہ آپ نے اسپیسیفکلی یہ بات لی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کی پریسیڈنٹ جو ہے، رواج رسمہ یہ ہے کہ وہ ڈسکریشن اپ ٹو دی لیول آف پرائم منسٹر ہے، سول پریروگیٹو ہے. لیکن پریروگیٹو سول نہیں ہے کہ 22 کروڑ عوام کو جس سے چاہے وہ بنا دے. سول ان کا یہ ہے کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل میں سے لیں گے، اور ان 4 یا 5 لوگوں میں سے لیں گے جو ایک ایسی روایت چلی آ رہی ہے جو کہ سینئر پوسٹ، ان میں سے انہوں نے لینا ہے جس کا ڈسکریشن ان کی ہے. اور ان کی اپنی ڈسکریشن اس حد سے ہے کہ وہ ان سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں. ماننا نہ ماننا ان کی ثواب دید ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ لائیں گے، پہلے اس نے اس حد تک کیا، خود مان رہا ہے جلسوں میں، جو اس نے تقریباً 50 سے اوپر کے جلسے کیے ہیں. انہوں نے یہ کہ عمران خان نے یہ مانا ہے، خود مانا ہے کہ اگر میں نے ان کو موجودہ قمر جاوید باجوہ صاحب کو یہ آفر کی تھی کہ وہ آپ لائف ٹائم میں بھی چاہیں تو میں آپ کو بنانے کو تیار ہوں، اور جیسے ہی ہے تاکہ، اور دوسری آفر یہ بھی کی تھی جب تک نئے الیکشن نہیں ہوتے وہ بنے. ان کو کیا ضرورت ہے کہ اس کو ڈسپیوٹڈ کرنے کی، اس کو ایک ایسا متنازع بنانے کے عوام کے لیے اس نے کر دیا ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ان کے اپنے رولز ہیں، اور جب وہ جنرل بن جائے گا وہ سول ان کو پاور آ جائے گی. اور انہیں پتہ ہی بھی نہیں ہے، آپ عوام نہیں جانتے بھی ہیں کچھ حد تک، کہ ان کی لڑائی کی انہوں نے کروائی.
IS के DG को अपॉइंट जो है वो ट्रांसफ़र अथॉरिटी जो थी वो प्राइम मिनिस्टर की थी, वो हो गया। उन्होंने बनाया है, इसने ज़िद की कि मैं नहीं करना है, वो कौन होता करने वाला? ये इसके एक वजह वो भी मानते हैं कि यही वजह थी। और उन्होंने कहा नहीं, आप कोर कमांडर बने। कोर कमांडर बनने के लिए ये भी एक ये तो उनकी ये काबिलियत में आता है, उनकी तजर्बे में आएगा कि कोर काम जब तक कोर का इंचार्ज नहीं बनेगा वो सरबराह आर्मी नहीं बन सकता, या ये कदगन है ऐसी, क्योंकि उस कोर में भी उन्हें रखना चाहिए। उनके भले के लिए किए जा रहा था, फैज़ हमीद के लिए, वो कह रहा था ये क्यों बना। अब ये उसका डिस्प्यूटेड जिस तरह भी किया गया है, कोई ऐसी बात नहीं है। 29 को बनना, उससे पहले चाहे एक दिन पहले वो बने, उसने एक कोशिश की है कि ये करके मैं और डिस्प्यूटेड करूं। बासलाहियत सब जर्नल्स हुआ करते हैं, उनमें से उन्होंने जिसका लेना है उसमें फिटनेस सीनियरिटी कम फिटनेस सिस्टम जो है वो प्रिवेल करेगा। और ये भी जाने कि अगर फ़र्ज़ करो फ़ौज के हमारे जो रूल्स हैं वो इतने सख्त हैं। फर्ज करो एक 2 इक्वल मेजर हैं, उनको एक कोई कर्नल बना दिया गया जो जूनियर था, वो कर्नल बन गया। 2 साल बाद उस मेजर को जो सीनियर था उसे भी कर्नल बना दिया गया। लेकिन अगर वो जिस रोज़ से कर्नल बनेगा, वो पिछला जो 3 साल से कर्नल है उससे वो सीनियर करवाएगा। इसी तरह ये एक सिस्टम है, यानी वहाँ एक सिस्टम बनाया है, डिसिप्लिन सिस्टम है। खुदा के लिए पाक फ़ौज को एक अदारा है जो इस वक्त डिसिप्लिन में रहता है, उसे डिसिप्लिन लेने दें, और कोई हम में कम और ज़्यादा नहीं। जो जनरल आ जाएगा हम वेलकम करेंगे, और फिर फ़ौज जो है वो एक यकसा होकर चलेगी। जी, आपने सुना इनकी राय नफीस अंसारी साहब की, और हम ये इनसे जानेंगे कि इमरान खान जो है वो कहता है कि अगला इक़्तिदार मेरा है, तो मैं आऊँगा, तो साफ ज़ाहिर है अपने मनमानी का जो है वो लेके आना चाहता है। दूसरी बात है कि पीपल पार्टी जो है, आपको पता है कुर्बानियाँ दी हैं बहुत ज़्यादा। हमारे चेयरमैन जो पहले थे पीपल पार्टी के, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब, उनको जो है शहीद कर दिया गया, और बेनज़ीर भुट्टो, पूरे भुट्टो ख़ानदान को बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो हमने तो आज तक जो है नफीस अंसारी साहब से कि वो कभी आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं हुई, इतनी जानें कुर्बान कर दी, लेकिन ये बंदा जो आके इसने जो है हलचल मचाई हुई है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे। तो इस हवाले से थोड़ा सा उसका बस नहीं चलता, वरना उसने एक इरादा ये किया था कि मैं ऐसे जर्नल्स को लेके आऊँगा जो मेरी हाँ में हाँ मिलाए, और उस बेस पर मैं पॉलिटिक्स में सियासतदानों को कुचलूँगा। गुज़श्ता 4 साल के पौने 4 साल इक़्तिदार रहा है, कौन सा उन्होंने किसी औरत बावकार औरत छोड़ी हो जिसको अंदर ना किया हो, कोई किसी जो हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म, साबिक़ सदर, जिसे कुछ भी निकला अभी तक, जो उसने किया है ये बड़ी अफ़सोसनाक है। और उसके बावजूद, सब कुछ इख्तियारात के बावजूद भी उसका रोना जो है नहीं बनता। और मैं एक चीज़ बता दूँ, कुछ भी कह ले, जो इलेक्शन एक तूफ़ान का नाम होगा, इलेक्शन में हर एक को अपनी पड़ी होगी, इसकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी जब तू ठंड मुझे दे दें। अब भी ये छः तकरीबन 6 सूबों में से 4 सूबों पर हुकूमत इसकी है। आज़ाद कश्मीर को एक हम मिनी सूबा समझते हैं, गलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है। पंजाब और फ्रंटियर के जो है हमारा KPK, उसके वसाइल पर मुकम्मल काबिज़ है, उनके हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहा है, उनका तमाम हमारे अखराजात टैक्सेस के हैं, उनसे ये जुलूस जलसे कर रहा है। और हालात ये हैं कि आपके सामने है। और एक ढोंग रचाया है उसने कि मेरे पर कातलाना नंबर, कातलाना नंबर वो हुआ था जो BP पर हुआ था, जहाँ 250 आदमी शहीद हुए थे। और अगले दिन दिलेरी से बाहर निकली थी, हर अस्पताल में गई थी कराची में, एक मरीज़ का पता किया था जो ज़ख्मी हुआ था, वो दिलेरी थी। इसकी तरह दिलेर नहीं है कि एक ज़रूर लगा के लग ही नहीं सकती, वहाँ एक वकील के हिस्से में तजुर्बा है। इंशाल्लाह ताला आप कहें एक मसला हो जाएगा। 2 उसने मुतालबे किए थे, एक इलेक्शन अनाउंस करे, वो भी जवाब दी थी वज़ीर आज़म की, एक मसला 29 को देखना, 30 को और मामला है। बहुत शुक्रिया सर।